नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 5 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 5 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी बना, केंद्र शासित प्रदेश बना। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अब साथीगण, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ। तो अगर बात करूँ हिमाचल प्रदेश के गठन की, तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। और जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन होता है, तो उस समय हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो जब हिमाचल का गठन होता है तो उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 ज़िले थे। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा ये भी पूछता है एग्जामिनर कि भाई वो कौन सा ज़िला था और कौन सा नहीं था। तो हमको चारों ज़िले पता होने चाहिए। तो हिमाचल के गठन के समय 4 ज़िले थे आपके, SMMC, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। तो 4 जिले थे, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, अगर आप भी एचपी पटवारी की तैयारी कर रहे हो और आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। मात्र 499 में हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है। जो क्लास लाइव होगी उसको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। 5 टीचर आपको पढ़ाने वाले होंगे। एक मिडिल क्लास मेरे भाई बहन के लिए ये बहुत ही सुपर डुपर बैच है। कोई हज़ारों फीस यहाँ पे नहीं है। आप जुड़ सकते हैं 7876145409। तो 499 मंथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 5 टीचर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस में पढ़ाने वाले हैं। एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट आपका रहने वाला है। तो आप इस नंबर पे ज़रूर जुड़े और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे 20 दिसंबर से क्लासें शुरू हो जाएगी। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी का राज्य, पारसी राज्य कब बनाया गया, पारसी स्टेट कब बनाया गया। तो हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी का राज्य पारसी जो बनाया था वो बनाया था 1951 में। फिर क्वेश्चन पूछने वाला एग्जामिनर बहुत बार ये भी पूछ लेता है कि भाई हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन बना। तो हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनता है बिलासपुर। और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कब बना, ये भी बहुत ही बेसिक और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये बना था आपका 1 जुलाई 1954। इस बात को आप बेहतरीन तरीके से याद रखें। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो बिलासपुर जो बना 5वां जिला, इसके बाद हिमाचल में केंद्र शासित प्रदेश बना। ये तो हमको बता भी दिया सर आपने, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसके बाद बनी क्षेत्रीय परिषद, जिसको कहा जाता है टेरिटोरियल काउंसिल। तो टेरिटोरियल काउंसिल जो हिमाचल प्रदेश में बनी वो कब बनी। तो अगर बात करूँ टेरिटोरियल काउंसिल की, तो टेरिटोरियल काउंसिल जो हिमाचल प्रदेश में बनी थी साथीगण, वो कब बनी थी। तो टेरिटोरियल काउंसिल बनी थी आपके 1957 में। ये बात आपको डिटेल से याद रखना। और इस क्षेत्रीय परिषद के जो प्रमुख थे वो थे ठाकुर करम सिंह। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 5 जिले बन गए थे। अब छठा जिला हिमाचल का कौन बना और कब बना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल का छठा जिला बना 1 मई 1960 को, और इस जिले का नाम था किन्नौर। किन्नौर जो है वो मासू की चीनी तहसील से अलग हुआ था और ये किन्नौर बन गया था बाद में 1 मई 1960 को। फिर एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में विशाल हिमाचल का निर्माण कब हुआ। तो भाई विशाल हिमाचल का जो निर्माण हुआ था साथीगण, वो हुआ था आपका 1 नवंबर 1966 को, जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ। तो उसी समय क्या हुआ था, विशाल हिमाचल का निर्माण भी हुआ था। इस बात को आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से डिटेल से साथियों याद रखना है। सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाने वाली है। और हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था वो मिला था 25 जनवरी 1971 को। और उस समय याद रखना है 25 जनवरी 1971 को जो हिमाचल है वो क्या बना, हिमाचल भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस समय हिमाचल भारत का 18वें नंबर का राज्य बना। इस बात को आपने इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। देखिए, निम्न में से कौन भारत के प्रथम वायसरॉय थे। अगर बात करें भारत के प्रथम वायसरॉय की, तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग साहब। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर बात करूं लॉर्ड कैनिंग की, तो बहुत बार इनके बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति है वो किसके समय हुई थी, तो ये हुई थी आपके लॉर्ड कैनिंग के समय। याद रखना है आपको 1857 का जो विद्रोह है वो किस अंग्रेज या किस ब्रिटिश के समय हुआ था। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये लॉर्ड कैनिंग के समय
समय हुआ था, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जो आपका जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है वो किसके समय आया? तो उस समय भारत के वायसरॉय जो थे वो कौन थे? आपके लॉर्ड कैनिंग थे। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, यहाँ पे नाम दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर मैं बात करता हूँ लॉर्ड विलियम बेंटिंग की, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की जब भी हम बात करते हैं तो इनके द्वारा क्या किया गया था? इनके द्वारा यहाँ पे राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो भैया आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। इनकी बात करें तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बात भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस बात को आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। इनके द्वारा जो है वो जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, बहुत बार देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठगी प्रथा पर अंत, जो ठगी प्रथा का जो अंत है वो किसके समय हुआ? तो ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ। यहाँ पे एक नाम दिया है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की मैं बात करूं, ये भारत के ऐसे वॉयसरॉय थे जिनके समय दूसरा अफगान युद्ध हुआ था। तो दूसरा अफगान युद्ध किसके समय हुआ था? तो ये किसके समय हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो लाया था, जो भारतीय समाचार पत्रों पे जो प्रतिबंध था, वो भी किसके समय लाया था? तो ये भी लॉर्ड लिटन के समय लाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। और भारतीय शस्त्र अधिनियम, तो भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित करने वाला वायसरॉय, तो वो भी कौन था? आपका लॉर्ड लिटन था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? अगर स्वामी विवेकानंद की बात करता हूँ तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। इनके बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो स्वामी विवेकानंद जी है, इनका जो, अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एक वकील हुआ करते थे। तो विश्वनाथ दत्त इनके पिता का नाम था और खुद का नाम इनका जो स्वामी विवेकानंद जी का था वो था आपका विश्वनाथ दत्त। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके द्वारा जो है यहाँ पे शिकागो है, शिकागो में जो आपका विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर जो भाषण दिया गया, ऐतिहासिक भाषण दिया गया था, वो कब दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका 11 सितंबर 1893 में। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि भैया जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी कि रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? तो ये गुरु थे आपके स्वामी विवेकानंद जी के। और इन्हीं के नाम पर इनके द्वारा 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो वो भी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई है, नरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा की गई है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और इनकी जयंती पर 12 जनवरी को जो है वो क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को जो अब मनाया जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है क्योंकि इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। तो भैया अब 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को किसकी याद में? तो ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हु इज नॉन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? देखिए, बात करें भारत में किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से अगर मैं बात करूं तो वो जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी की बात करूं तो ये बहुत ही बड़े नेता थे भारत के। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो भी सबसे पहले भारत में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। इन्होंने बोला था उस समय 1867-68 के आसपास कि भारत की राष्ट्रीय आय जो है वो कितनी है? पर व्यक्ति की 20 रुपये है, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष भी थे
और बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो भी भैया आपके दादा भाई नौरोजी थे। अब कुछ उपनाम जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका पूछा जाता है कि जो आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आधुनिक मीरा के नाम से श्रीमती महादेवी वर्मा का नाम आपने सुना होगा। तो आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को भारत का जो नेपोलियन साथियों कहा है वो कहा है W.A. स्मिथ के द्वारा। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछता है कि भाई आप ये बताइए कि जो हमारा प्यारा भारत देश है यहाँ पर ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ब्लैक गांधी की बात करूँ तो ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर को जाना जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है कि मार्टिन लूथर को आपको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई आपका तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। तो तूतीय हिंद की बात करूं तो अमीर खुसरो, जो आपका अमीर खुसरो है, इनको क्या बोलते हैं, इनको तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें एक नाम और मैं आपको बता देता हूं कि शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है, तो शहीद आजम के नाम से सरदार भगत सिंह को जाना जाता है। और जो आपका लाल बाल पाल है, ये तो आप जानते ही हैं, लाल बाल पाल जो कहा जाता है वो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल को कहा जाता है। तो ये तीनों नाम आपको जरूर याद रखने हैं। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? भैया जो गोपाल कृष्ण गोखले है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इनके बारे में भी आपको जरूर याद रखना है, इनके बारे में भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे शाक्य मुनि या तथागत के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करें शाक्य मुनि या तथागत की, तो ये जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को जो है वो शाक्य मुनि और तथागत के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथीगण, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये भी पूछता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो एशिया का ज्योतिपुंज भी आपका महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि इनका बर्थ कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ। तो इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में, 563 BC आप जिसको कहेंगे, ये बात आपको डिटेल से याद रखना। और कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। और ये कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी, ये नेपाल में है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि जो गौतम बुद्ध है उनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और इनकी जो सौतेली माँ, इनकी जो असली माँ था उनका नाम था महामाया, और इनकी दो माता थी, इनकी जो मौसेरी माँ थी, जो इनकी मौसी थी, उनका नाम था आपका प्रजापति गौतमी। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो आपका महात्मा बुद्ध है इनका बचपन का नाम क्या था। तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जो है इनके बचपन का नाम था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बार महात्मा बुद्ध से भी पूछे जाते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो महात्मा बुद्ध को है वो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो वैशाख पूर्णिमा के दिन किस नदी के किनारे हुई थी। तो ये हुई थी निरंजना नदी। नदी भी एक बार पूछी गई है कि किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मेरे भाई बहन, निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? महात्मा बुद्ध को। और पेड़ कौन सा था? तो पीपल का वृक्ष। और निरंजना नदी के जो किनारे है वो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि महात्मा बुद्ध जो थे इनके द्वारा अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर और कब दिया गया। तो इनके द्वारा अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया, जिसको क्या कहा गया? जिसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया साथियों? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जो कि जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा। और ये जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में आने वाला है। और अगर आप भी भाई तैयारी कर रहे हो पटवारी की और सच में बोल रहे हैं आप मिडिल क्लास फैमिली से है, ये फीस में कोई आपको 5 टीचर लाइव प्लस रिकॉर्डेड पढ़ाने वाले नहीं है भाई। 5 टीचर पढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होने वाली है। ये तो सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। जब हम टॉपिक कराएंगे तो NCERT बेस्ड बहुत ही धाकड़ टॉपिक, जीके है चाहे मैथ है, आपका हर एक चीज़ बहुत क्लियर होने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन इज द इंटरनेशनल ह्यूमन डे राइट्स सेलिब्रेटेड। तो ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड, जिसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस।
तो अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की, तो ये आपका 10 दिसंबर को साथियों मनाया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। ये तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई आपका जो नोबेल पुरस्कार है वो कब दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार भी आपके दिए जाते हैं कब? 10 दिसंबर को। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो ये भी 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की, तो ये भी आपका 10 दिसंबर को ही होता है। दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, दिसंबर के दिन आज बात मैं आपको याद कराने वाला हूँ कि दिसंबर में आपका क्या क्या होता है। तो दिसंबर में अगर इम्पॉर्टेंट बताऊँ तो विश्व एड्स दिवस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है। आपको बोला है कि कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज पटवारी के पेपर में होनी चाहिए। तो फिर एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो बोलेंगे 2 दिसंबर को होता है। फिर भाई क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन होता है आपका 3 दिसंबर को। फिर पूछेगा आपका नागरिक सुरक्षा दिवस या मैत्री दिवस, तो ये होता है 6 दिसंबर को। चलो अगर पूछ लेगा विश्व मृदा दिवस, तो ये भी बता दोगे 5 दिसंबर। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दिसंबर से, भारतीय नौसेना दिवस। भाई भारतीय नौसेना दिवस तब कब होता है? तो भारतीय नौसेना दिवस होता है 4 दिसंबर। ये भी आपको जरूर याद रखना और बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि भारतीय नौसेना दिवस जो है वो आपका कब होता है, आपका कितने को होता है, आपका 4 दिसंबर को होता है। सशस्त्र बल झंडा दिवस, भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 7 दिसंबर को। फिर एक क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन साथियों आपसे ये पूछता है कि जो आपका विजय दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो एक है कारगिल विजय दिवस, वो अलग है, एक विजय दिवस ये वाला है। तो भाई ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे। फिर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, आपका राष्ट्रीय गणित दिवस। भाई राष्ट्रीय गणित दिवस, तो ये राष्ट्रीय है, देश की बात हो रही, तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 23 दिसंबर है सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि 23 दिसंबर को क्या होता है, तो 23 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो 23 दिसंबर को होता है आपका राष्ट्रीय किसान दिवस। और ये स्टार मार्क कर लो कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलेंगे 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर एक स्टार मार्क और कर लो मेरे ओर से, यूथ अध्ययन वाले सर की ओर से, जो मैं स्टार मार्क करा रहा हूँ, इनको जरूर नोट कर लेना कहीं पे, कॉपी पे, पेन पे। तो भैया याद रखना है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो कब होता है, तो ये भैया आपका 24 दिसंबर को होता है। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे परीक्षाओं में काम आने वाले क्वेश्चन हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आपको पेपर में नंबर दिलाने वाले हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर डोडा बेटा शिखर स्थित है। तो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज द डोडा बेटा पीक सिचुएटेड। तो डोडा बेटा पीक जो है, डोडा बेटा जो चोटी है वो भारत के किस पर्वत श्रृंखला में है भाई। तो ये है हमारी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। अब आप बोलेंगे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है भाई दक्षिण में, तमिलनाडु आदि में, तमिलनाडु केरल के साथ भी इसकी बाउंड्री छूती है। तो भैया आपको याद रखना है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। अब बहुत दफ़ा एग्जाम में आजकल एक क्वेश्चन ट्रेंडिंग में बना हुआ है कि जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी आपकी डोडा बेटा शिखर है, डोडा बेटा चोटी है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो वैसे तो देखो, अगर मैं विकिपीडिया के मुताबिक आपको बताऊं तो अब मुझे लग रहा है कि डोडा बेटा अब दक्षिण भारत की तीसरी हो गई है। दूसरी जो मुझे मिल रही थी वो मिल रही थी मीसा पुलीमाला, क्योंकि पहले के मुताबिक तो देखो डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी थी। डोडा बेटा की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है, तो डोडा बेटा चोटी की जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। जबकि मिसिसिपी की अगर बात करूं मैं, तो उसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, तो वो थी आपकी 2640। लेकिन अगर 2695 की बात करूं तो यह है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और ये क्वेश्चन अब पेपर में आने वाला है भाई। आपको हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका ये परीक्षा क्लियर होने वाली है।
तो भारत में जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। भाई ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अगर भाई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इस बात को आपने याद रखना है। हम कहाँ जा सकते हैं? आर्टिकल नंबर 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 226 के तहत उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन में था तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में यार सभी बच्चे जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है जरूर लिखिए यार हर हर महादेव। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो रिट है, रिट जो है वो किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में हम लगा सकते हैं? तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत लगा सकते हैं। तो इसमें जो है कितने प्रकार के रिट की बात की गई है? तो भाई 5 प्रकार के रिट की बात की गई है। और वो 5 प्रकार की कौन कौन सी है? तो पहली है हेबियस कॉर्पस जिसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है परमादेश जिसको मैंडमस कहा जाता है। तीसरी है अधिकार परीक्षा जिसको क्यू वारंटो कहा जाता है। चौथी है सेरिटरी जिसको उत्प्रेक्षण कहा जाता है। और पांचवी है आपकी प्रतिषेध जिसको प्रोहिबिशन कहा जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध, ये 5 प्रकार की रिट है जो कि आप कहाँ पे लगा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 के तहत लगा सकते हो। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखनी है। अगर बात करें आर्टिकल 32, भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई भारत के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के निर्माता है उनके द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, हार्ट एंड सोल कहा गया है? तो वो भैया आपके आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपका मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक आते हैं। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं, वो ये भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि जो आपका आर्टिकल नंबर जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो लिए गए यूएसए से, अमेरिका से। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो अगर बात करें भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की तो वो है भाई आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी सर कहाँ है, कितनी ऊंची है? कोई सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ो तो फिर ऐसे पढ़ डालो कि उससे रिलेटेड अगर कल के लिए क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किसके लिए है, किसको समर्पित है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाई गई है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो भारत के गुजरात राज्य में है। ये बात भी आपको इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। ये जो बनाई गई है वो भारत के गुजरात राज्य में किस नदी पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी? तो ये आपके नर्मदा नदी पर है। और ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये सरदार सरोवर बांध पर है। इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर ऊंची है। इस बात को आप बेहतर तरीके से याद रखें। और फीट में एक बार पूछा गया था तो 597 फीट है। कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। चूक परीक्षा में जाते हुए कहीं नहीं होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन आपको मेरे भाई बहन सही करना होगा, तभी जाके बात बन सकती है, तभी जाके आप इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैं आपके बीच हिंदी की सीरीज़ बहुत जल्द चलाने जा रहा हूं, तो हिंदी की सीरीज़ का मज़ा भी आप ज़रूर लें। अगला क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आपको क्या दिला सकता है, नंबर दिला सकता है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। क्लाइम मतलब कि जिसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। तो भाई माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की जो पहली महिला है, आपको ये बात याद रखनी है साथियों, वो है आपकी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन रुकने वाला यहीं पर नहीं रुकता है। वो क्वेश्चन पूछता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला। भारत की तो आपको पता है, अब विश्व की भी बता दीजिए। तो विश्व की है भाई जुको तबई। आपको याद रखना है विश्व की कौन सी है? जुको तबई जो है वो विश्व की पहली महिला है जो कि कहाँ पर चढ़ी थी? आपकी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। लेकिन फिर वो क्वेश्चन घुमा के और पूछेगा। और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो माउंट एवरेस्ट चोटी है यहाँ पर सबसे पहले कौन गया था? तो विश्व में सबसे पहले आपका तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, ये जो है वो माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले गए थे। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, दोनों का नाम आपको जरूर याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो भी आपकी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। फिर घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पर है ये? तो ये है आपकी नेपाल में। लेकिन भाई नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल वाले बोलते हैं सागर माथा। क्या नाम बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा इसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंची है तो 8,849
या फिर 8,848.86 मीटर एग्जैक्ट, कभी कभार 88-49 भी दिया होता है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि चीन में इस चोटी को क्या बोलते हैं, तो चीन में इस चोटी को चोमुलंगमा बोलते हैं। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है, अभी हाल ही का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि सिरमौर की कौन सी एनसीसी कैडेट की लड़की माउंट एवरेस्ट पे गई, तो उनका नाम था कृतिका शर्मा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव।